हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी सीरीज। और इस सीरीज में हमने उस बुक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो बुक वन ऑफ द टफेस्ट मानी जाती है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी बुक है जो बहुत टफ है। वो है ज्योग्राफी 11th क्लास में जो फर्स्ट पार्ट आता है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। उसके हम चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसमें केवल इस बुक से 8 to 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इतने नंबर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर इसे मार्क्स में काउंट करेंगे तो 18 मार्क्स के अराउंड केवल इस एक बुक से आया था। अदर भी सेक्शन आप पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह। फिलहाल हम इस बुक की बात करते हैं। इस बुक में जो पहला चैप्टर है और जिस पे 2024 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को लेकर, तो मैं भी इस बार भी उस चैप्टर से कुछ नए क्वेश्चन फॉर्म कर ले। सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन उस चैप्टर पे बहुत सारे न्यू क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम उसको देखते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग। ये आप जानते हो। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि हमारे यूनिवर्स और अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। एक तो आता है एडविन हब्बल का, एक आता है जॉर्ज लेमिट्रे। ये बेल्जियम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बात कही उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे यूनिवर्स के अंदर एक पॉइंट था, इस डॉट पॉइंट को एक नाम दिया गया। इस डॉट पॉइंट को बोला गया सिंगुलैरिटी। क्या बोला गया? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। और ये पॉइंट कुछ ऐसा था जिसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम था। यानी इसका एरिया तो बहुत छोटा था, लेकिन डेंसिटी और प्रेशर बहुत ज्यादा था। और ये डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और एक लिमिट के बाद जैसे ही ये डेंसिटी बढ़ी, इसमें एक बिग ब्लास्ट हो गया। उसी बिग ब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग बोलते हैं। अब समझिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर बलून का इस्तेमाल करते हैं, या होली में आपने लोगों को बलून मारा भी होगा पानी भर के। तो उस बलून में अगर पानी या गैस भर देते हैं तो एक लिमिट तक तो हम दबाते हैं, लेकिन इस लिमिट के बियॉन्ड जब चीजें जाती हैं तो बलून फट पड़ता है और पानी सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में ये ब्लास्ट हुआ, जिससे ये सारी चीजें दूर तक बिखर गई। और इसी से धीरे धीरे करके क्या निकला? एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने क्या बोला? न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे यूनिवर्स या स्टार की एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं इसमें चीजें प्रोसेस में कैसे हुई होंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बने होंगे, यहां पर न्यूट्रॉन बने होंगे, यहां पर प्रोटॉन बने होंगे। लेकिन इनके बनने के बाद जो इसको आसपास में किसने घेर रखा होगा? इसको घेर रखा होगा इलेक्ट्रॉन ने। किसने? इलेक्ट्रॉन ने। और ये
प्रोटॉन जो होगा इस एनर्जी को पास नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसे घेर रखा था। लेकिन उस समय क्या था, जब ये प्रोटॉन पास नहीं कर पा रहा था, उस समय जो एटमॉस्फेयर था यूनिवर्स का वो कैसा था? ओपेक था। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं था। जैसे विंटर के मॉर्निंग में आप फोग या कोहरा देखते हो तो बहुत घना मौसम होता है, वैसे ही हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर रहा होगा, यानी हमारा मतलब यूनिवर्स के अंदर। लेकिन 3 लाख साल बाद जब ये इलेक्ट्रॉन वीक पड़े तो ये प्रोटॉन पास कर गया। इसके पास करने से हमारे ब्रह्मांड में लाइट आई और इसी से हमारा जो एटमॉस्फेयर कैसा बना? ट्रांसपेरेंट बना। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद एक प्रोसेस हुई, इन तीनों के मिलने से पहला जो एटम बना वो क्या बना? वो बना हाइड्रोजन। प्राइमरी एलिमेंट है ये एटम बना। इस एटम के बनने से यहां पर एक चीज और बनी होगी, मास, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक वेट होगा, एक मास बना। और जहां मास बनेगा वहीं पर आएगी ग्रेविटी आएगी। बिल्कुल सही, ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी आएगी तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे जिससे हीलियम प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। किसका? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और इसी हीलियम और एनर्जी के क्लाउड को, हीलियम एनर्जी का जो क्लाउड्स होता है, इसी को एक टर्म्स दिया जाता है नेबुला। क्या बोला जाता है? नेबुला। इसी नेबुला को हम क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, यानी तारों की उत्पत्ति कहां से होती है? नेबुला से होती है। यहां पे जब मान लीजिए पहला स्टार का फॉर्मेशन हुआ होगा, उसी में से तो एक अपना स्टार भी है जिसे हम लोग सन बोलते हैं, और इसी सन के चारों तरफ प्लेनेट बने होंगे जिससे बना होगा हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। ये चीज श्योर है। इस टाइप के हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सन होंगे, स्टार होंगे, यानी बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। और इन्हीं स्टार के मिलने से क्या बना है? इन्हीं स्टार के मिलने से बनी है हमारी गैलेक्सी बनी है। इसी स्टार के मिलने से गैलेक्सी बनी है। और गैलेक्सी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, स्टार एंड डस्ट पार्टिकल, यानी इन्हीं से मिलकर हमारी गैलेक्सी बनी है। और इसी में से जो हमारी गैलेक्सी है उसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और इस टाइप की गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी हैं। जब बहुत सारी गैलेक्सी हो जाती हैं, इन्हीं गैलेक्सी को हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। इसी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सरस्वती। ये क्या है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और इन्हीं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी के मिलने से क्या बना है? हमारा यूनिवर्स बना है। तो ये एक ब्रीफ जर्नी मैंने समझा दी जिससे हमारे यूनिवर्स में ये चीजें फॉर्म्ड कैसे हुई होंगी, एक एक चीज ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ये ब्रीफ बताने का पर्पस ये था कि आप लोग समझ जाएंगे सिंगुलैरिटी। ये टर्म्स 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। ये टर्म्स याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी की ये फेवरेट बुक मानी जाती है। और ये इवेंट 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ये आप जानते हैं।
एक बिग एक्सप्लोशन हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था, जिससे सभी चीजें टाइम बीइंग पीरियड में बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब देखिए 3 लाख साल बाद क्या हुआ, ये ठंडा हुआ, तब जाके पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इन्हीं एटम के बनने को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सभी बने। इसी से पहला एटम हाइड्रोजन बना, उसी हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बना। ये सभी बातें हमने समझ ली। यहां पे देख लो गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, अब देखो इसमें क्या फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, इसमें क्या होते हैं, सोचो हमारा सन इतना बड़ा है, ऐसे लाखों करोड़ों सन के मिलने से बनती हमारी गैलेक्सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी गैलेक्सी के नेक्स्ट गैलेक्सी कौन सी है, ये आप लोग बताइएगा। जो मिल्की वे के बाद जो नेक्स्ट नंबर की गैलेक्सी आती है उसका नाम क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक चीज और समझते हैं इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार, यानी हमने अभी समझा था कि जो नेबुला था, नेबुला को हमने क्या बोला था, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। अब इसमें जो पहला स्टार बनेगा, मान लीजिए कोई छोटा स्टार बना, ठीक है, इस छोटे स्टार के अंदर जो प्रोसेस होगी न्यूक्लियर फ्यूजन की, उससे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होगा। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जो मिड वाला हीलियम है और हाइड्रोजन है, वो तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर का जो एरिया होगा उसमें हाइड्रोजन होगा। यानी अंदर तो जैसे कोयला आप जलाते हैं, कोल जलने के बाद राख बचती है, वैसे यहां पे हाइड्रोजन जलकर केवल हीलियम बचा, लेकिन बाहर तो अभी भी हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। इसीलिए बाहर वाला पार्ट क्या होगा, बाहर वाला पार्ट रेड कलर का होगा, यानी जल रहा होगा। इसी जलते हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड जेंट बोलते हैं, रेड जेंट बोलते हैं। इसके बाद जब इसकी भी कूलिंग, यानी इसका जो आउटर पार्ट का जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगा, तो ये पूरा एरिया बिल्कुल जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रोसेस समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन उसके अंदर अभी एक हीट बची होगी। जैसे आप हम लोग ठंडियों में कोयला जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं आग को सेकने के लिए या थोड़ी हीट के लिए, लेकिन जब पूरी लकड़ी जल जाती है तब भी हल्की सी हीट रहती है। उसी हीट को हम यहां पर जो हमारे स्टार के अंदर बची होगी उसको बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। जब ये इसके बाद और ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी, तब उसे बोलेंगे हम लोग ब्लैक ड्वार्फ। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं, इसमें जब छोटा स्टार बना तो ये प्रोसेस होगी, जब ये बड़ा स्टार बनेगा तो यहां पर क्या होगा, यही प्रोसेस और मास लेवल पे होगी, और ये जो रेड सुपर जाइंट होगा ये अपने एक्चुअल साइज से 20% इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब ये रेड सुपर जायंट अपने एक्चुअल साइज से 20% इंक्रीज कर जाता है, तब इसे एक टर्म्स बोलते हम लोग नोवा। यहां पे लिखा नहीं है, आप जान लीजिए, इसे बोलते हम लोग नोवा। लेकिन ये 20% से जैसे ही ज्यादा इंक्रीज होता है तब इसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरनोवा। ध्यान रखिए, सुपरनोवा और नोवा के बीच में क्या होता है, इसका साइज अपने नॉर्मल साइज से 20% इंक्रीज हो जाता है। यहां तक क्लियर है।
जब ये ब्लास्ट होता है तो कुछ पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में फैल जाते हैं, जिनका जो मास होता है हमारे सन के मास से 1 से 5 टाइम के बीच होता है। यानी यहां पर जो कंपेयर किया जा रहा है सन से किया जा रहा है, यानी सन के मास से 1 to 5 के बिटवीन अगर किसी सेलेस्टियल पार्ट का मास होगा तब उसे हम बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। और इसी में एक लिमिट दी गई थी 1.44 मास ऑफ द सन, और इसी लिमिट को हम एक नाम देते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिमिट। इसी चंद्रशेखर लिमिट के लिए चंद्रशेखर सुब्रमण्यन को 1983 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने ये मास की लिमिट तय की स्टार की लाइफ की, इसीलिए न्यूट्रोनो स्टार की, इसीलिए इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। लेकिन इस सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद कुछ ऐसे पार्टिकल भी निकलेंगे जिनका मास सन के मास के 5 टाइम से ज्यादा होगा, और ऐसे पार्ट कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक होल में। किसमें चेंज हो जाएंगे? ब्लैक होल में। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने एक प्रोसेस समझा दी। इस प्रोसेस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और इस प्रोसेस पे बेस्ड इस बार या हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। नेबुला फॉर्मेशन मैंने बता दिया आप लोग को पहले ही। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग सन के बारे में। सन के बारे में हम लोग कितनी जानकारी रखते हैं, देखते हैं कितने लोग को पता होता है सन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, सन की जैसे हमारे अर्थ की बेसिकली 3 लेयर होती हैं, वैसे हमारे सन की भी 3 लेयर होती हैं। इन 3 लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन 3 लेयर को हम नाम देते हैं कोर। एक मिनट मैं यहां पे, इसे बोलते हैं कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये इनर से आउटर की साइड है, यानी सबसे अंदर है हमारा कोर, फिर है रेडिएटिव, फिर है आउटर। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया सन का हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसी कोर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, इस कोर का टेम्परेचर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं, ये टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है। और सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है, मैंने बता दिया था, न्यूक्लियर फ्यूजन को कहा जाता है। अब आते हैं सन के एटमॉस्फेयर पे। जो सन का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी बेसिकली 3 लेयर है। इसकी फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर, यानी पहली लेयर हो गई फोटोस्फीयर। अभी जो दिन में सन की आपको लाइट मिल रही है, जो लाइट मिलती है सन की, लाइट ऑफ सन, ये हमें कहां से मिलती है? फोटोस्फीयर से। तो ध्यान रखना, नॉर्मल डे में हमें जो विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है फोटोस्फीयर। ये जो फोटोस्फीयर होता है, सन का कोल्डेस्ट पार्ट होता है, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सन, यानी सन का सबसे ठंडा पार्ट होता है। क्यों? इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी फोटोस्फीयर के अंदर कुछ स्पॉट बनते हैं,
इन्हीं स्पॉट को हम लोग एक नाम देते हैं सन स्पॉट। क्या बोलते हैं? सन स्पॉट। और इसका टेम्परेचर भी और कम होता है। इसका टेम्परेचर तो 1600 से 1800 के अराउंड होता है, और भी ठंडा। ये ठंडा होता क्यों है? इतना कोल्डेस्ट होता क्यों है? क्योंकि इस पार्ट से हमारे सन की मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। यानी हमारे सन की जो मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन को पास करती है, उसी लाइन के पॉइंट पर लोकेटेड होता है सन स्पॉट। इसलिए ये कूलेस्ट पार्ट होता है। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, अभी समझाते हैं। आप कहीं आग जला दो, उसी आग के सामने तेज फर्राटेदार पंखा या फैन ऑन कर दो। जैसे ही तेज हवा चलेगी, हीट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कहोगे हाँ, तो बस यही है, यहां पे हीट की इंटेंसिटी हमारी कम कर दे रही है क्या? सन की मैग्नेटिक फील्ड, यानी सन्स मैग्नेटिक फील्ड। और सन की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? हेलियोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेलियोस्फीयर। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सन की जो सेकेंड लेयर होती है, यहां फर्स्ट लिखा है, सन के एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर होती है क्रोमोस्फेयर। ये हमें कब दिखाई पड़ती है? ये दिखाई पड़ती है सोलर इक्लिप्स के टाइम, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई पड़ती है। आपको सर ऐसा क्यों? अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपके चेहरे के पास एक सन की एक टॉर्च लाई जाए, बिल्कुल मुंह के पास कर दी जाए, और उसकी चमक इतनी तेज हो कि उसके आसपास आपको कुछ भी दिखाई ना पड़े, तो क्या आप उसके आसपास कुछ देख पाओगे? कहोगे बिल्कुल नहीं। तो जिस समय फोटोस्फीयर होता है, मान लीजिए वो टॉर्च आपके पास है, लेकिन जैसे ही इस टॉर्च को थोड़ा दूर करेंगे तो उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपको आसपास की चीजें भी दिखाई पड़ेंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो क्रोमोस्फीयर है, सोलर इक्लिप्स के समय सन की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, इसलिए हमें क्रोमोस्फीयर दिखाई पड़ता है। यह क्लियर है? अब आते हैं सन का सबसे बाहरी लेयर, जिसे हम बोलते हैं सन के एटमॉस्फेयर का कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो चाइना वाला था, ये सन की लेयर है, और ये सन की सबसे आउटर लेयर है। और इस लेयर को हम कब देखते हैं? जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। और एक मिस्ट्री और बनी है साइंटिस्टों के बीच में कि यहां पर टेंपरेचर आगे की ओर कम होना चाहिए नेचुरली, जैसे पास कर रहा है, लेकिन यहां पे टेंपरेचर ज्यादा पाया जाता है। इसी चीज की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 इसी चीज की जानकारी के लिए डेवलप किया है और इस भेजा गया है। होपफुली ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। इस चीज को समझ जाएंगे तो बिलीव कीजिए बहुत आराम से आप चीजें कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, देखिए कोर हो गया आपको लोग का, रेडिएटिव जोन। अब तो मैंने सारी चीज आपको समझाई दी है। अब आते हैं हम सोलर सिस्टम पे। देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लेनेट हैं? 8 ग्रह हैं। इनको अगर इन प्लेनेट को हम डिवीजन करें तो इनको हम लोग इन प्लेनेट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप होता है इसमें जो सन के पास होता है, यहां पे मैं चलो इसको हम इसी पार्ट पे लेते हैं।
ये इमेज ज्यादा अच्छी है। चलिए ये देखेंगे, जो सन के पास है लाइक मेरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बीच में एक लाइन बनती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट किसका बना होता है? रॉकी पार्टिकल का। रॉकी पार्टिकल का बना होता है। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये हमारे इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट को सेपरेट करता है। जो सन के पास है वो इनर प्लेनेट है, और जो सन से दूर है वो आउटर है। और ये जो इनर प्लेनेट हैं, ये रॉक के बने हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल के बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सन के पास होने से जो यहां पर सोलर फ्लेयर निकली, इसने इन सभी इनर प्लेनेट की गैसों को रिमूव कर दिया, यानी स्केप आउट कर दिया। इसलिए यहां पर सॉलिड पार्टिकल बचे। इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस ग्रह बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। और इस ठोस होने की वजह से इनके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी, जब मैं नंबर ऑफ सैटेलाइट बोलूं तो इसका सिंपल मतलब है चंद्रमा, यानी इसके पास चंद्रमा की संख्या या तो बहुत कम है या तो नहीं है। जैसे मरकरी या बुध के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास कोई नहीं है, अर्थ के पास केवल एक है, और मार्स के पास दो है। ये तक क्लियर है। वही आउटर प्लेनेट कैसे हैं? वो गैसियस प्लेनेट हैं। क्यों? क्योंकि सन की सोलर विंड का इंपैक्ट उतनी दूर नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये गैसें स्केप आउट नहीं हुई। और गैस के बने होने की वजह से इनका साइज भी आपको जायंट यानी बड़ा दिखाई पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। और ये इससे दूर होने से ये ठंडे ग्रहों के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं अगर हम देखें, इसीलिए इनके पास नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे जुपिटर के पास 89 के अराउंड है, और सैटर्न के पास अब 93 हो गए हैं। कई बच्चों ने पुराने डेटा पढ़ा होगा, जैसे बहुत पहले सैटर्न ही यानी शनि टॉप पे था, बीच में जुपिटर हो गया, फिर से सैटर्न टॉप पे हो चुका है। ये नंबर वगैरह आपको नहीं याद रखने हैं, बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि क्रोनोलॉजी या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछे तो आप इसको कर पाए। वही आप देखोगे, इसके बाहर एक और बेल्ट डेवलप होती है। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट बोलते हैं। ये बेल्ट कैसे बनी? जैसे ये बनी है रॉक की, ये बनी है आईसी पार्टिकल की। किसकी? आईसी पार्टिकल की। और इसी क्यूपियर बेल्ट के अंदर प्रेजेंट में हमारा प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट यानी प्लूटो नाम का बौना उपग्रह और ग्रह पाया जाता है। इसी के अंदर पाए जाते हैं कॉमेट। कॉमेट के बारे में आपने सुना होगा, जिनको हिंदी में हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं। ठीक है। इसी में एक बहुत अच्छा कॉमेट का एग्जाम्पल है हेली, जो 76 ईयर में एक बार दिखाई पड़ता है। और ये लास्ट टाइम 1986 में दिखाई पड़ा था। अगर 76 ईयर जोड़ देंगे तो 2062 में ये हमें अगेन दिखाई पड़ेगा। वहीं आते हैं हम अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ के लिए एक टर्म्स यूज की जाती है, गोल्डी लॉक जोन। ये टर्म्स यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स में पूछा था। गोल्डी लॉक का मतलब होता है
गोल्ड मतलब अच्छा, लॉक मतलब पैक, जोन मतलब एरिया, यानी ऐसा एरिया जहां पर लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल अर्थ पे है। ये क्यों है? क्योंकि ये सन से ना तो बहुत दूर है ना बहुत पास है, यानी ऐसे मॉडरेट जोन में है जहां पर वाटर लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। इसलिए लाइफ की पॉसिबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा मानी जाती है अच्छी। इसलिए अर्थ को हम लोग गोल्डी लोक जोन के रूप में भी डिनोट करते हैं। बाकी हमने बता ही दिया 8 प्लेनेट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इनर प्लेनेट, इसमें कौन कौन से आएंगे? मैर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। रॉकी ये हम जानते हैं पहले से ही, इसलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आउटर प्लेनेट को जूबियन प्लेनेट बोलते हैं। जूबियन कहने के मतलब लाइक जुपिटर लाइक प्लेनेट इन्हें बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये किसके बने हैं? गैसों के। उन गैसों में भी सबसे ज्यादा कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में मेन गैस कौन सी है या कंपोजिशन किसका हाईएस्ट है, तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। मून आप जानते हो, मून हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। देखो नेचुरल सैटेलाइट बोलने का पर्पस क्या होता है? क्योंकि हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, जिससे आपकी हमारा यूट्यूब भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मून पर पहुंचने वाला पहला पर्सन तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, उनके साथ दूसरा व्यक्ति कौन गया था और उस मिशन का नाम क्या था? जरूर से बताइएगा। और स्पेस में जाने वाले पहले एनिमल का नाम बताइएगा जरूर से मुझे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे अर्थ का पर एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। कि देखो हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर बना वो 3 फेज में बना था, ठीक है। एक था पहला फेज, एक था दूसरा, एक था तीसरा। इसके लिए कहानी सुनते हैं बड़ी शानदार, उससे आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ हमारी जस्ट लाइक का बर्निंग बॉल थी, एक जलती हुई गेंद थी। और इसके अंदर इनिशियल फेज में ड्यू टू हाई टेम्परेचर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम थी। आपको सर हाई टेम्परेचर से मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब उसमें समझेंगे। क्यूरी लॉ ऑफ टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, फ्लेमिंग का थंब रूल समझेंगे और डायनेमो थ्योरी समझेंगे। तब वहां पर बातें और अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारी अर्थ बनी, उस हाई टेम्परेचर के वजह से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक थी और हमारे अर्थ पर सारी चीजें क्या थी? हाई टेम्परेचर पे थी, इसलिए इसके पास ग्रेविटी भी कम थी। ये कैसे? क्योंकि इनिशियल फेज में जो गैसें थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। वो सन से आने वाली सोलर फ्लेयर के वजह से वो सारी गैसें उड़ गई, यानी इनिशियल फेज का जो एटमॉस्फेयर था वो स्केप आउट हो गया। अब हमारी अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। तो आप कहोगे सर ये कैसे एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ? जब हमारी अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पे 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर बनी। ये 3 लेयर कौन सी थी? क्रस्ट थी, मेंटल थी और कोर थी। तो आप जानते हो क्रस्ट का जब फॉर्मेशन हो गया, लेकिन मेंटल के अंदर तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो ही रहे थे, क्योंकि इसके अंदर क्या था? यूरेनियम, थोरियम जैसे एलिमेंट थे। जब ये धीरे धीरे 3 लेयर बन गई, ठंडी हो गई,
तो जो कोर के अंदर आप जानते हो, कोर को हम लोग नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब निकेल और फेरस, यानी हैवी एलिमेंट हमारे अर्थ के कोर में चले गए, और जहां हैवी एलिमेंट होगा वहां पर मास भी होगा, और मास होगा तो ग्रेविटी होगा। देखो ये चीजें बेसिक साइंस हैं, जिन्होंने 10th तक भी साइंस पढ़ रखा है अच्छे से, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा कि मास और ग्रेविटी कैसे आती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेसिक साइंस की एक समझ होनी चाहिए। और ये मैं सभी बच्चों को जानता हूं जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोगों ने 10th तक तो साइंस पढ़ी है, और 10 से ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटी बनी। इस तरह हमारे अर्थ पर धीरे धीरे ग्रेविटी डेवलप हुई। अब क्या हुआ, हमारे अर्थ पर उस समय बड़े बड़े वॉल्केनिक ब्लास्ट हो रहे थे, यानी जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो आप जानते हो वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलता है। 60 से 90% वाटर वेपर निकला, और इसने क्या किया, क्लाउड का फॉर्मेशन किया, और इस क्लाउड के वजह से कंडेंसेशन हुआ। इस क्लाउड के वजह से, ठीक है, ये जो वाटर वेपर ऊपर गया इससे कंडेंसेशन हुआ, और इस क्लाउड के फॉर्मेशन से रेनफॉल हुई। ऐसा कहा जाता है 40 लाख ईयर, यानी 40 लाख साल तक यहां पर बारिश हुई, तब जाकर हमारे अर्थ की जो अनइवन सरफेस थी वो वाटर से फिलअप हो गई। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अनइवन सरफेस बनी कैसे। ये अनइवन सरफेस ऐसे बनी क्योंकि जब ये वॉल्केनिक ब्लास्ट हुए तो आप सोचो ये बड़े बड़े गड्ढे बने होंगे। कहोगे सर कैसे बने होंगे, क्योंकि देखो आज हमारे अर्थ पर, आज हमारी अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड हो चुकी है, यानी लगभग स्टेबल स्टेज में पहुंच रही है। लेकिन जब दैट टाइम बनी होगी उस टाइम तो हर जगह ज्वालामुखी फट रहे होंगे। इसी ज्वालामुखी फटने से आज जितने ज्वालामुखी हैं उससे लाखों गुना ज्वालामुखी उस समय रहे होंगे, और उनके फटने से अनइवन सरफेस बनी, गड्ढे बने, ट्रेंच बनी, रिवर बनी, ओशन बने, सीज बने, इन्हीं में फिलअप होके क्या बने, वाटर बॉडी बनी। ये जब वाटर बॉडी बनी तो इसमें सबसे पहले एक बैक्टीरिया बना जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बोलते हैं, जिसको सिंपल भाषा बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस से बाई प्रोडक्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा बाई प्रोडक्ट, यानी हमारे अर्थ पर जो ऑक्सीजन आई है वो एज ए बाई प्रोडक्ट आई है। और ध्यान रखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि अर्थ पर पहले लाइफ आई या ऑक्सीजन, तो पहले भैया लाइफ आई है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। यही ऑक्सीजन जो बना, इस पे जब सन की लाइट पड़ी तो इस ऑक्सीजन को ब्रेक करके 2 O में डिवाइड कर दिया गया। जब इसी O से O2 मिल गया, आगे चल के O3 बना, जिससे हमारे अर्थ पर ओजोन बनी, और जिससे हमारे अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत इजी हो सकी। ये मैंने एक जर्नी बताई हमारे अर्थ पर कैसे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ होगा। होपफुली ये बातें, अब हम इस पे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिखा है विद द रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या यह सही है, यानी कहने का मतलब जो ग्राउंड वाटर में पानी है, ग्राउंड वाटर में पानी है वो क्या रिवर और लेक से कम है। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो पानी है ग्राउंड वाटर में ज्यादा है, लेक और रिवर में कम है। कैसे हम बताएंगे, ये कहीं और से नहीं, अगर आपने NCERT की 7th क्लास की बुक पढ़ी है उसमें चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस केप एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये बात सही है,
क्योंकि ग्लेशियर में पानी बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं एक चार्ट लेके आया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। इसके लिए एनसीईआरटी का चार्ट है। 97.3% पानी कैसा है, ओशन में है, सलाइन है। आइस केप जिस वो भी ऑप्शन था, यहां 2% है। और देखो रिवर में पानी कितना, बहुत कम है, इसलिए वो आंसर पहला स्टेटमेंट गलत था। ग्राउंड वाटर में 6.8% है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और जैन स्टडी द्वारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। और होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। ऐसे ही आगे हम टॉपिक करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनो, यानी इससे जुड़े हुए सभी टॉपिक को हम लोग डील करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर जरूर करें जो ऐसे वीडियोस के नीडी हैं। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट को डील करने की कोशिश की। थैंक यू, बाय बाय।